हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस। एक्चुअली वाईफाई नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहा है, तो मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है। क्लियर है क्या आवाज? बीच बीच में हो सकता है प्रॉब्लम हो थोड़ी। क्लियर है ना? ओके, चलो। सो लास्ट लेक्चर में कितना हुआ था अपना? साइक्लिक प्रोसेस हो गया था। ओके, ठीक है। तो आज वैसे हम पेपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले एक दो चीजें ले लेते हैं। जैसे फ्री एक्सपेंशन हमने नहीं बताया ना। ओके, सो फ्री एक्सपेंशन विच इज एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। सो यस, न्यू कॉन्सेप्ट है फ्री एक्सपेंशन, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तो देखो इसमें क्या होता है। देखो, फ्री एक्सपेंशन या एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है। हाँ, डाउट लेक्चर में बताया था वैसे मैंने ये, बट ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं। ये साइक्लिक प्रोसेस वाज ओवर। तो फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो जीरो होता है। फ्री फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? जीरो होता है। तो ड्यू टू दिस, अच्छा डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल जीरो है, तो डब्ल्यू भी ऑब्वियसली क्या होगा? जीरो। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में डब्ल्यू जो है, वर्क डन जो है, वो क्या रहता है? जीरो रहता है। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन की, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन जो है, इसमें क्या है? तो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में क्या रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना? ये सर, ये लास्ट लेक्चर में ग्राफ से किए थे जस्ट। तो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मींस डेल्टा टी जो है वो जीरो है। अब अगर डेल्टा टी जीरो है, तो इसकी वजह से डेल्टा एच एंड डेल्टा यू दोनों जीरो होंगे कि नहीं होंगे? बिकॉज जो टेम्परेचर के फंक्शन थे, होंगे ना? एनसीवी डेल्टा टी एंड एनसीपी डेल्टा टी, तो दोनों जीरो हो गए। और डेल्टा एच एंड डेल्टा यू दोनों जीरो है। इसके अलावा फ्री एक्सपेंशन है, तो डब्ल्यू भी जीरो है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से हम देख सकते हैं क्यू क्या होता है? क्यू इज डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, एंड दोनों जीरो है, तो क्यू जो है वो भी क्या आ गया? जीरो आ गया। तो अगर आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन है, तो क्यू भी जीरो हो गया, मतलब सारी चीजें जीरो हो रही है। डब्ल्यू भी जीरो हो रहा है, डेल्टा यू भी जीरो हो रहा है, डेल्टा एच भी जीरो हो रहा है, क्यू भी जीरो हो रहा है, सब जीरो हो रहा है। तो क्यू इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है? एडियाबैटिक, है ना? तो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक ऑल्सो। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन जो है वो एडियाबैटिक भी होता है। क्यों? क्योंकि क्यू उसमें क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ओके।
So it was free expense process. Okay, it was free expense. रिया देखो क्या है कि डेल्टा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी जीरो होगा ना, अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू दोनों जीरो हो गए ना। अगर डेल्टा यू जीरो है और डब्ल्यू ऑलरेडी जीरो बिकॉज फ्री एक्सपेंशन है तो क्यू भी जीरो हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा? तो क्यू जीरो हो गया। नाउ क्यू जीरो किसके लिए होता है? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, सो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक ऑल्सो। चले आगे। चले, नाउ वैसे जनरली तुम्हें लिक्विड का नहीं पूछा जाता है, बट अगर कभी पूछ लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट रीडिंग डालो। क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो देखो जनरली जो इनका डब्ल्यू होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, एक एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या होता है जनरली, मतलब कांस्टेंट प्रेशर रहता है, उसके अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज किया जाता है। तो डब्ल्यू जो है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। वैसे ही देखो जनरली क्या है, सॉलिड है, अगर सॉलिड हमारे पास है तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। लिक्विड का भी वॉल्यूम चेंज होगा, तो इनका जनरली वॉल्यूम चेंज होता ही नहीं है। तो जनरली ये जो वैल्यू है, मतलब जनरली डेल्टा वी जो है वो क्या रहता है? जीरो रहता है जनरली, हमेशा नहीं, जनरली डेल्टा वी जीरो होता है। एंड इसकी वजह से डब्ल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। तो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए जनरली डब्ल्यू की वैल्यू क्या रहती है? जीरो रहती है। ओके, नाउ ये तो हो गया डब्ल्यू। नाउ व्हाट अबाउट क्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच? तो क्यू जो है ये एनसी डेल्टा टी या फिर एमएस डेल्टा टी होता है। कब? क्यू जो है एनसी डेल्टा टी या एमएस डेल्टा टी होता है कब? जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है सेम स्टेट में। ठीक है, ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज इन सेम स्टेट। ठीक है, जैसे कोई सॉलिड ही है, उस सॉलिड का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हम क्यू का फॉर्मूला क्या लगाएंगे वहां पर? एनसी डेल्टा टी या एमएस डेल्टा टी। दोनों सेम ही चीज है, बस ऐसा है कि सी जो है वो क्या है? सी इज मोलार हीट कैपेसिटी, और एस जो है वो क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिफरेंस बस यूनिट का है। मोलार हीट कैपेसिटी पर मोल होता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो पर ग्राम होता है। ठीक है, दैट्स वाई अगर मोलार हीट कैपेसिटी है तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो मास से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तुम्हें क्या मतलब यूनिट देख लो, यूनिट क्या दिया हुआ है। ऑब्वियसली एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है एंड एम जो है वो मास। तो देख लो कि तुम्हें पर मोल वाला यूनिट दिया है या पर ग्राम वाला यूनिट दिया है।
उसके हिसाब से क्यू निकालेंगे। तो ये क्यू कब आएगा? जब हमारे पास सेम फेस में या सेम स्टेट में जस्ट टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हाँ, इनकी मतलब कुछ वैल्यू दी जाएगी। मोलार हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी होगा उसका वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। तो जब वैल्यू दी गई है तो ये देखो कि पर मोल में दिया है। कई बार हो सकता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी दे सकता है सी लिख के, ठीक है। जरूर नहीं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस लिख के ही वो दे, हो सकता है वो सी लिख के दे दे, ठीक है। बट यूनिट देखो, यूनिट वहां पर क्या होगी? पर ग्राम होगी। ओके, ग्राम -1 पर ग्राम होगी। यूनिट से पता चलेगा तुम्हें कि तुम्हें मोलार हीट कैपेसिटी दिया या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो अगर मोलार हीट कैपेसिटी दिया होगा तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना, एंड अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया होगा तो मास से। यस, मास भी दिया रहेगा, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स दिए रहेंगे। हो गया सबका? चले आगे। रजत भाई कैमरा ऑफ करो यार, ऑलरेडी मेरा हॉटस्पॉट सही चल रहा है। रजत अपना कैमरा ऑफ करो। ठीक है, आगे चले। सो ये तो क्यों था? जब हमारे पास सेम स्टेट में होते हुए टेम्परेचर चेंज होगा। नाउ अगर हमारे पास स्टेट चेंज हो रहा है तो क्यू होगा m × l, ठीक है। ये होगा ड्यूरिंग फेज चेंज या स्टेट चेंज। तो एल यहां पर जो है ये है लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज, ठीक है। जब अलग स्टेट में जाएगा तो जब अलग स्टेट में जाएगा तो क्यू क्या होगा वो देखो। रजत वापस तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया है। रजत गोखले। तो क्यू जो है वो m × l हो जाएगा जब हमारे पास स्टेट चेंज होगा, और यहाँ पर l जो इट इज लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज, ठीक है। तो देखो कि स्टेट चेंज हो रहा है, सेम स्टेट, ठीक है। तो इस टाइप से क्यू निकालेंगे। नाउ क्यू आ गया। अब डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? तो याद रखना डेल्टा यू जो है उसके लिए
एनसीवी डेल्टा टी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यार एनसीवी डेल्टा टी तो यार गैस का होता था ना, सीवी इक्वल टू 3/2R वगैरह जो हमने बताया था, वो तो गैस वगैरह के लिए बताया था। ओके, सो डेल्टा यू हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? डेल्टा यू हम निकालेंगे क्यू प्लस डब्ल्यू वाले फॉर्मूले से। ओके, डेल्टा यू किससे आएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा ना अभी भी। इसके अलावा डेल्टा एच जो है वो कैसे आएगा फिर? सो डेल्टा एच अभी हम एनसीपी डेल्टा टी नहीं लिख सकते, क्योंकि एनसीपी डेल्टा टी हमने गैस के लिए लिखा था। तो डेल्टा एच एनसीपी डेल्टा टी से नहीं आएगा, तो फिर कैसे आएगा? तो डेल्टा एच आएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। ओके, डेल्टा एच किससे आएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी से। याद रखना यहाँ पर हम पीवी को एनआरटी नहीं लिख सकते, ठीक है? डेल्टा एच कैन नॉट बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ एनआरटी, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किसके लिए होता है? गैस के लिए होता है। ओके, पीवी को एनआरटी हम गैस के लिए ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मतलब जस्ट अभी हमने जो लिखा है उतना ही पार्ट यूज किया जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फेस चेंज, यस, एल इज लेटेंट हीट ऑफ फेस चेंज। अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट, एल एल नहीं लिखा ना उधर। ठीक है, तो एल यहाँ पर क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फेस। हो गया सबका? चले, ओके, तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो 10 ग्राम ऑफ वाटर is completely converted into steam at 100 degree and ठीक है, so 10 degree of water is completely converted into steam at 100 degree and sorry at 100 degree and at constant pressure of 1 atm. Calculate Q, W, delta U and delta H in the process. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वाटर का हमें दिया है
50 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है। सो आंसर निकालो।
हाँ तो देखो क्यू जो है वो क्या होगा, तो ऑब्वियसली फेस चेंज हो रहा है, तो एम इंटू एल लगेगा। तो एम इंटू एल जो है वो क्या हो जाएगा, व्हाट इज एम, एम इज 10, व्हाट इज एल, एल इज 50। ओके, सो एम इंटू एल से हम देख सकते हैं 500 जो अपने पास क्या आ जाएगा, 500 कैलोरी जो है ये आ गया हमारे पास। ओके, so दिस इज एम इंटू एल, क्यू आ गया। नाउ व्हाट अबाउट डब्ल्यू। तो देखो यहाँ पर क्या फेस चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। तो वाटर से स्टीम बन रहा है। वाटर का वॉल्यूम V1, स्टीम का वॉल्यूम V2। तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अब मैंने क्या बोला कि जनरली ये जो डेल्टा V है या V2 माइनस V1 है ये जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता। पर देखो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा, वाटर से स्टीम बन रहा है ना यार। वाटर से क्या बन रहा है, स्टीम बन रहा है। तो वाटर का वॉल्यूम तो बहुत कम होगा, लेकिन स्टीम का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होगा ना, पूरे कंटेनर में स्टीम हो जाएगा। ओके, तो क्या है V2 जो है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V1। V2 जो है V1 से बहुत बड़ा है। दैट्स वाई हम V2 माइनस V1 को V2 ही लिख सकते हैं। जो V2 माइनस V1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, V1। क्यों? क्योंकि V2 जो है, सॉरी, V2 माइनस V1 को V2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं V2 माइनस V1 को V2? क्योंकि V2 जो है V1 से बहुत बड़ा है, तो V1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर के वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ स्टीम क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ओके, क्योंकि वाटर का तो बहुत कम वॉल्यूम होगा, बट जब वो स्टीम बनेगा तो स्टीम मतलब गैस हो गई एक तरह से, तो पूरे कंटेनर में आ जाएगी वो। ओके, तो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, स्टीम के वॉल्यूम के इक्वल। मतलब स्टीम का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल। ओके, तो अगर वो सेम फेस में रहता ना तो वॉल्यूम चेंज को हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। सेम फेस में अगर रहता तो डेल्टा भी जीरो होता। बट यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है, फेस भी किस में जा रहा है, लिक्विड से स्टीम में जा रहा है, तो ऑब्वियसली डेल्टा वी की वैल्यू काफी ज्यादा आ जाएगी। ये हम बोल सकते हैं V2 माइनस V1 जो है उस ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, V2 के इक्वल। वहां पर V1 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, लिख लिया सबने ये। लिख लिया क्या? तो ये हमारे पास W जो है क्या आ जाएगा फिर, तो W हमारे पास आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 क्या हो गया, V2। ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, पी एक्सटर्नल किसका प्रेशर है, जो भी 1 atm प्रेशर हम की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टेंट प्रेशर है। इसके अलावा V2 जो है वो किसका वॉल्यूम है, स्टीम का वॉल्यूम है। तो स्टीम के लिए तो यार पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? स्टीम के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं ना, क्योंकि वो गैस है। हमें यहाँ पर वॉल्यूम नहीं पता था ना स्टीम का, दैट्स व्हाई हमने क्या किया, पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख दिया, क्योंकि टेम्परेचर तो पता है। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एनआरटी हो जाएगा। नाउ व्हाट इज एन, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यार, तो 10 ग्राम है, तो 10/18 कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए। व्हाट अबाउट आर, तो जो आर का वैल्यू है, कैलोरी में आंसर निकालना है हमें, तो कैलोरी में आर की वैल्यू क्या होती है, कैलोरी में आर की वैल्यू होती है 2। इसके अलावा टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री। टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री। ऑब्वियसली केल्विन में लेना पड़ेगा।
तो सॉरी या केल्विन में लेना पड़ेगा तो 373। तो W की वैल्यू क्या है यहाँ से, W कितना आया, W आ जाएगा -414 केल्विन। W आ गया ना। व्हाट अबाउट डेल्टा U, सो डेल्टा U होगा Q प्लस W। व्हाट वाज Q, Q अपना आया था 500 एंड W आ गया -414। तो ये कितना हो गया, दिस इज 86 कैलोरी। ठीक है, तो ये डेल्टा U हो गया। अच्छा, डेल्टा H क्या होगा, देखो कांस्टेंट प्रेशर है यहाँ पर क्वेश्चन में, है कि नहीं, क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर दिया ना, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट जो है इट इज नथिंग बट डेल्टा H। ये तो बताया ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट होता है डेल्टा U एंड कांस्टेंट प्रेशर पर हीट होता है डेल्टा H। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऑब्वियसली हीट यहाँ पर कितना आया था, हीट आया था यहाँ पर 500 कैलोरी, तो उसको डायरेक्टली हम डेल्टा H भी लिख सकते हैं बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर रहा इधर। ओके, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, डेल्टा H होता है। तो हीट कितना है, 500 कैलोरी है। ओके, हीट इज 500 कैलोरी, तो उसको डायरेक्टली डेल्टा H भी लिखा जा सकता है बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर है। या फिर इसको तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं करना तो इसको क्या लिख सकते हो, पूरा सॉल्व कर दो। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस मैंने क्या बताया, डेल्टा PV कर लो। ठीक है, नाउ PV तो कांस्टेंट है कि नहीं, सॉरी प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं ना। ओके, एंड डेल्टा U क्या आया था हमारे पास, डेल्टा U आया था Q माइनस P डेल्टा V। डेल्टा U जो है वो क्या है, Q माइनस P डेल्टा V। ओके, डेल्टा U इज नथिंग बट Q प्लस W, जो कि क्या है, Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। तो P डेल्टा V से P डेल्टा V कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया, Q आया कि नहीं आया। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H होता है। सर कैन यू एक्सप्लेन W इक्वल टू माइनस NRT। देखो क्या है यार, अपने पास अनन्या, ये जो है W क्या है, W होगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V। ओके, अब इसमें V2 इज वॉल्यूम ऑफ स्टीम एंड V1 इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमें पता है यार स्टीम का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होगा एंड ऑब्वियसली इनिशियल वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, वाटर का, फाइनल वॉल्यूम इज स्टीम का बिकॉज वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ है। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करते हैं, तो फाइनल वॉल्यूम इज स्टीम का वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज वाटर का वॉल्यूम। तो स्टीम का वॉल्यूम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वाटर का वॉल्यूम। ठीक है, सो V2 माइनस V1 को हम ऑब्वियसली क्या लिख सकते हैं, V2 ही लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 है, इसको पी एक्सटर्नल इंटू V2 लिख देंगे। नाउ पी एक्सटर्नल इंटू V2 जो है अपने पास क्या हो गया, W हो गया। लेकिन देखो यहाँ पर पी एक्सटर्नल जो है 1 ATM है एंड V2 जो है स्टीम का वॉल्यूम। तो स्टीम के लिए तो हम PV इक्वल टू NRT भी तो लिख सकते हैं ना यार, स्टीम के लिए PV इक्वल टू NRT भी लिखा जा सकता है बिकॉज वो गैस है। क्योंकि हमें यहाँ पर वॉल्यूम नहीं पता था ना, हमें यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम नहीं पता था। तो वॉल्यूम नहीं पता था तो हमने क्या किया, लेकिन हमें टेम्परेचर जरूर पता है, तो पीवी इज इक्वल टू क्या कर दो, एनआरटी कर दो, जिससे तुम्हें वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होगा तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो डब्ल्यू आ गया। ओके, इसके अलावा सर आपने आर की वैल्यू 2 कैसे ली, यार हमें आंसर कैलोरी में निकालना है ना, तो पहले वाले आंसर कैलोरी में आए थे, तो आर की वैल्यू कैलोरी में 2 ही होती है। सर कैन यू एक्सप्लेन लास्ट है, सर आई डिड नॉट गेट Q माइनस P डेल्टा V। यार रोहन W क्या होता है, सॉरी डेल्टा U क्या होता है रोहन, फर्स्ट लॉ से, व्हाट इज डेल्टा U फ्रॉम फर्स्ट लॉ, Q प्लस W ना।
तो वही है ना यार, Q प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज माइनस पी डेल्टा वी। डब्ल्यू क्या है, माइनस पी डेल्टा वी है ना। ओके, तो पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी और प्लस पी डेल्टा वी कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हम देख सकते हैं क्या आ रहा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आया, क्यू आया ना। क्यों आया डेल्टा एच इक्वल टू क्यू, क्योंकि प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, दैट्स व्हाई ये जो पीवी का डेल्टा है ना, ये जो क्या हो गया था, पी डेल्टा वी हो गया। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता ना, तो डेल्टा ऑफ पीवी को हम पी डेल्टा वी थोड़ी लिखते। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो हीट है वही हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एच होगा। तो मैंने पहले ऊपर लिख दिया था, नीचे वो बताया कि कैसे है। ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू क्यू आर। हो गया सबका। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पार्ट में जनरली वैसे ये पूछा नहीं जाता सॉलिड एंड लिक्विड का मेंस में, बट अगर कभी पूछ लिया तो फिर इस टाइप से करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम पेपर डिस्कस कर लेते हैं एमटी का। ठीक है, तो एमटी का पेपर डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक वाला पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक वाला करेंगे। यस, ऑर्गेनिक वाला डिस्कस कर लिया ना। हाँ, तो ऑर्गेनिक वाला हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक वाला करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो देखो, फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इन ए चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो Q, that is heat exchange between exchange depends only on initial and final state, obviously ये wrong है, क्योंकि Q जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन है, तो पाथ पे डिपेंड करेगा। W जो है डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि W एंड Q दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है। डेल्टा ई, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ऑब्वियसली सी इज करेक्ट। ठीक है, सी जो है वो करेक्ट है, क्यों, क्योंकि डेल्टा यू जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो जस्ट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, तो बोरोन है स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। ठीक है, सो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम कंपेयर करेंगे बोरोन एंड बेरिलियम का, तो सभी को पता होना चाहिए बेरिलियम का ज्यादा है बोरोन से। तो स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, बोरोन है जो स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम, ऑब्वियसली स्टेटमेंट वन जो है, मतलब असर्शन जो है वो करेक्ट।
देन रीजन क्या बोलता है, द पेनिट्रेशन ऑफ ए 2s इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस इज मोर देन 2p इलेक्ट्रॉन, हेंस 2p इलेक्ट्रॉन इज मोर shielded by the inner core of electron than 2s इलेक्ट्रॉन। तो ये करेक्ट है क्या? ठीक है, तो ये हमने बताया ऑलरेडी, है ना, जब हमने एक्सेप्शन लिखाए थे ना, तो एक्सेप्शन के टाइम पर ये बताया था। ओके, तो असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ओके, सो 31 एंड 32 ये जब हमने एक्सेप्शन बताए थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में तब बताया था इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज। तो देखो डायपोल मोमेंट जो है उसकी अगर हम बात करेंगे तो CH4 जो है वो नॉन पोलर, CH4 की जो है वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। तो सबसे कम डायपोल मोमेंट जो है वो CH4 का आना चाहिए। इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कितना होगा? 0। तो किस ऑप्शन में CH4 का सबसे कम है यार? एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, मतलब तुम्हें बाकी का कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, CH4 के अलावा बाकी सबका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा ही। तो CH4 जो है उसका सबसे कम है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी अगर एक दो और ऑप्शन में हमें CH4 का कम दिया होता तो फिर हम क्या करते? फिर NH3 और NF3 को कंपेयर करते। मैंने क्लास में कराया NH3 और NH3 का, याद है? NH3 में अगर हम देखेंगे और NF3 में देखेंगे तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाता है। ओके, दोनों केसेस में जो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट है वो तो ऑब्वियसली इस टाइप से है, लेकिन जो बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है वो कैसा है? NH3 के केस में लोन पेयर वाले डायरेक्शन में है, लेकिन NF3 के केस में किस डायरेक्शन में है? लोन पेयर के अपोजिट वाली डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली NH3 में सेम डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट आ रहा है, लेकिन NF3 में अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट हो गया। दैट्स वाई डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो किसके केस में ज्यादा डायपोल मोमेंट आता है? NH3 के केस में ज्यादा डायपोल मोमेंट आता है। ठीक है, तो वो ए ऑप्शन ने दिया अभी। ठीक है, 34 एमोड करा दिया डिस्कस। ठीक है, 34 करा दिया। 35, 35 भी हो गया। ओके, 35 भी हो गया। 36, 36 नहीं हुआ ना? 36 हो गया, 36 भी हो गया। अच्छा, 36 भी हो गया। 37, 37 हुआ। सर आप वापस करा दो ना प्लीज। राइल, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम? राइल, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? थर्टी फाइव, 36। ओके, 35, 36। 35 में क्या है? द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ O2 इज 1 ग्राम ऑफ O3 एंड 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन इज सेम। देखो वेट अगर सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स सेम ही आते हैं। अगर तुम बात करोगे O2 की, तो O2 में नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइड बाय 32 इंटू एन। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, एंड एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। तो ये O2 में नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अगर हम बात करेंगे ओजोन में, तो ओजोन में भी ऐसे ही आएगा, 1 डिवाइड बाय 48 होगा, एंड देन Na करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ये तो नंबर ऑफ मोल्स थे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। एंड ऑक्सीजन एटम में भी अगर तुम देखोगे तो वहां पर 1/16 इंटू Na होगा। ठीक है, तो तीनों में देख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या होंगे? सेम होंगे। नाउ ये तो हमने देखा कि फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट हो गया है।
ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ईच ऑफ द स्पीसीज रिप्रेजेंट 1/16 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये भी सही है, तो ऑब्वियसली क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जा रहा है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नाउ 36 में क्या है भाई, 36 जो है उसमें है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43। तो 43 एटॉमिक नंबर के ऊपर कौन रहेगा, तो 43 में से माइनस करो 18, 43 में से माइनस करो 18, तो किसका आया भाई, ये आ गया 25। किसका आ गया, ये 25 आ गया। तो जिसका एटॉमिक नंबर 25 है उसका हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 एंड बचा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो 3d5। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है ना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 37। at what temperature will most probable speed of the molecules of second member of homologous series CnH2n -2। अच्छा ये कौन सा है, CnH2n -2 इज एल्काइन, Cn माइनस सॉरी CnHn -2 किसका फॉर्मूला होता है, एल्काइन का। तो एल्काइन में देखो n इज इक्वल टू 1 नहीं होता, याद है ना। एल्काइन में मिनिमम, एल्काइन में क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, जस्ट एल्केन जो है उसमें ही n इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, बाकी एल्किन और एल्काइन में हम n इक्वल टू 1 पुट नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसका फर्स्ट मेंबर होगा n इक्वल टू 2 वाला और सेकंड मेंबर होगा n इज इक्वल टू 3 वाला। ओके, तो सेकंड मेंबर के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, वो C3H4 ना, ठीक है, C3H4 हो गया। तो क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस दिस बी द सेम एज दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, सो 3RT, सॉरी मोस्ट प्रोबेबल की बात हुई है, 2RT, टेम्परेचर कितना है 527 डिग्री, मीन्स कितना केल्विन हुआ 800, डिवाइड बाय मोलार मास 32 इज इक्वल टू 2RT डिवाइड बाय इसका मोलार मास कितना है, इसका मोलार मास कितना है यार, 40 है ना। ओके, तो यहां से टेम्परेचर कितना आया, स्क्वायर से 2R कैंसिल आउट हो गया एंड यहां से टेम्परेचर कितना आएगा 800 इंटू 40/32 है ना। तो 1000 केल्विन आ गया ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ ना। ओके, so B option is correct.
नाउ क्वेश्चन नंबर 39. So critical pressure PC and critical temperature TC for gas obeying van der Waals equation are 80 atm and 87 degree atm. सॉरी 87 डिग्री. तो PC जो है वो है 80 atm एंड TC जो है वो है 87 डिग्री. ओके. मोलार मास ऑफ गैस जो है वो है 130. The complete factor for the gas will be smaller than unity under the conditions. ठीक है. तो यहाँ पर तुम्हें TC दिया है, PC दिया है. तो अगर तुम बॉयल्स टेम्परेचर निकालोगे, सो व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर? तो बॉयल्स टेम्परेचर इज A/BR या A/RB. अब देखो बॉयल्स टेम्परेचर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो बॉयल्स टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं यूजिंग TC. हमें पता है TC कितना, इट इज 87 डिग्री, मतलब कितना केल्विन हुआ? 360 केल्विन, है ना. सो दिस 360 केल्विन TC इज नथिंग बट 8/27 A/BR, है कि नहीं? सो इट इज 360. तो यहां से A/BR क्या होगा? A/BR क्या होगा? 360 into 27/8. ओके. सो कितना आ रहा है? कितना केल्विन आया ये? ये आ रहा है 1215 केल्विन. ठीक है. तो हमें टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है. ठीक है. तो अच्छा ये कितना है? दिस इज 942 डिग्री. दिस इज 942 डिग्री. तो यार अगर टेम्परेचर जो है ना वो बॉयल्स टेम्परेचर से कम है तो जेड की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी. ठीक है. बॉयल्स टेम्परेचर से कम आ रहा है ना. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है हमारे पास कितना है? 942 डिग्री है. जिस मतलब बॉयल्स टेम्परेचर इज 942 डिग्री, है ना. दिस इज 942 इज बॉयल्स टेम्परेचर. तो अगर 942 से कम रखेंगे हम तो जेड लेस देन 1 आएगा. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में देखो टेम्परेचर इज लेस देन क्या है? तो टेम्परेचर इज 800 डिग्री एंड विच इज लेस देन 942. ठीक है. सो बॉयल्स टेम्परेचर से कम टेम्परेचर आ रहा है, मीन्स जेड जो है लेस देन 1. अगर बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो जेड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. बॉयल्स टेम्परेचर पर याद है ना जेड क्या होता था? एट बॉयल्स टेम्परेचर जेड क्या होता था? 1 होता था. याद है कि नहीं है? ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑब्वियसली ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 40 हो गया क्या? डिस्कस. क्वेश्चन 40 डिस्कस हुआ है क्या क्लास में? नहीं हुआ? हो गया ना डिस्कस?
ओके, सो 40 डिस्कस हो गया। देन ऑर्गेनिक की है 47, 48, 49, 50 तक पूरा ऑर्गेनिक है। चलो 51 हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। सो 51 पर चलते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एस सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो है 0.1। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द सेम एज मोलरिटी। तो मोलरिटी एंड मोलरिटी दोनों सेम है। इसके अलावा डेंसिटी हमें कितना दिया है, 2 ग्राम पर सीसी दिया है या सेंटीमीटर क्यूब दिया है। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये रेशियो क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। देखो सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है 0.1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल मोल्स को 1 मान लेते हैं, सॉरी टोटल मोल्स को 1 मान लेते हैं। तो अगर टोटल मोल्स को 1 माना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 0.9 आ गया। एक मिनट, सो मोलरिटी इज गिवन एज मोलरिटी एंड हमें डेंसिटी जो है वो दिया है 2 ग्राम पर सीसी। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया। सो मोलरिटी कैसे आएगी, और कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया हमें, ठीक है। अच्छा वेट निकाल लेते हैं, चलो। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोलार मास दिया है ना, मोलार मास गिवन की, अच्छा मोलार मास में निकालना है एक्चुअली, रेशियो निकालना, ठीक है। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने बोल दिया 0.1 हो गया एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 0.9 हो गया। सो व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, 0.1 इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 0.9 इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। होगा ही नहीं होगा, कितना समझ में आया, इतना समझ में आया सबको। ओके, नाउ वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो पता चल गया। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ऐड करके। व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, सो ये हो जाएगा 0.1 इंटू वेट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 0.9 इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी करना है ना। तो हमें एक तो मोलरिटी का एक्सप्रेशन निकालना है और दूसरा मोलरिटी का निकालना है। सो मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, मोलरिटी के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियसली पता है 0.1 है। एंड मोलरिटी और क्या चाहिए, मोलरिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल ही जाएगा बिकॉज डेंसिटी पता है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट डिवाइड बाय डेंसिटी, यही होगा ना। सो क्या आ जाएगा ये, 0.1 इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 0.9
इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय डेंसिटी कितना है, डेंसिटी 2 ग्राम पर सीसी। अच्छा यूनिट क्या आएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट क्या होगा, वेट किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है ना, डेंसिटी ग्राम पर सीसी मतलब ग्राम पर एमएल है, तो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट होगा इसका एमएल। ठीक है, तो यहां से जो वॉल्यूम आएगा ये एमएल में आएगा। ओके, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो देखो मोलरिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं अभी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, दोनों चीजें पता चल गई, तो मोलरिटी का एक्सप्रेशन आ सकता है। व्हाट अबाउट मोलरिटी, मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, मोलरिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है बट वो ग्राम में पता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, केजी में निकाल सकते हैं, तो बस हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या करेंगे, मोलरिटी करेंगे। So what is molarity? It is number of moles of solute, that is 0.1 divided by volume of solution. So volume of solution से divide करेंगे तो 0.1 into molar mass of solute plus 0.9 into molar mass of solvent and then divide by 2 भी करेंगे, इसको ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में था, एमएल में था, लीटर में लेने के लिए 1000 इधर आ गया। ठीक है, सो ये मोलरिटी आ गया is equal to molality. So molality is number of moles of solute, that is 0.1 divided by weight of solvent. So what was weight of solvent, weight of solvent ये है ना, बट ये किस में है, ग्राम में है, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.9 इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, बट ये ग्राम में केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000। तो अभी देखो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1000 से 1000 कैंसिल आउट हुआ, 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हुआ, एंड नीचे से भी 0.1 कॉमन लिया जा सकता है वैसे। तो क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा ये। तो 18 इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 9 इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड में। तो हमें निकालना क्या है वैसे, हमें निकालना है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट। ठीक है, हमें सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट चाहिए। तो यहाँ से देखो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट इज 9 टाइम्स ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो रेशियो क्या आ जाएगा, व्हाट इज मोलार मास ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, कितना आया, 9 आ। क्लियर है। तो कुछ नहीं किया, हम स्टेप बाय स्टेप चलते गए, जो हमें दिया गया है उस हिसाब से हमें मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी करना था, है ना। हमें क्या करना था, मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी करना था। तो हमने वही एक्सप्रेशन लेके आए कि मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी सब्स्टिट्यूट करो। अब मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी करना है, तो मोलरिटी में क्या क्या चाहिए भाई, मोलरिटी के हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। इसके अलावा मोलरिटी के लिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे निकाली जा सकती है वही देखना था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब भी तुम्हें दिया गया है और इनफ डेटा नहीं हो तुम्हारे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को तुम 0.1 ले सकते हो, अगर टोटल मोल्स को 1 एज्यूम कर लो। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन अगर दिया है तो टोटल मोल्स को 1 एज्यूम कर लेना, और जब टोटल मोल्स को 1 एज्यूम करोगे तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 आ गया, तो बचा हुआ मोल्स किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, तो 0.9 मोल्स हो गया सॉल्वेंट का। तो दोनों के मोल्स पता है, तो मोलार मास से मल्टीप्लाई करके वेट आ गया, तो सॉल्यूट का वेट आ गया, सॉल्वेंट का वेट आ गया, दोनों को ऐड कर दोगे तो सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। नाउ सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी भी पता है, तो वहां से वॉल्यूम मिल जाएगा सॉल्यूशन का, बट कौन सी यूनिट में मिलेगा, वो एमएल में, बिकॉज वेट ग्राम में है, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में,
तो वॉल्यूम एमएल में मिलेगा। तो वॉल्यूम एमएल में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स पता है तो ऑब्वियसली मोलरिटी आ जाएगा। तो ये मोलरिटी आ गया। मोलरिटी के लिए क्या चाहिए? मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट वो ग्राम में था तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000, देन 1000 से 1000 कैंसिल आउट, 0.1 से 0.1 एंड देन सिंप्लीफाई करके यार। ठीक है, क्लियर है सबको? चले आगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 52 हो गया क्या क्लास में? क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस कराया गया? नहीं हुआ? ओके, सो 52 में क्या है? हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन Ni2 पॉजिटिव? तो नियोन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है? आर्गन 4s2 3d8। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? आर्गन 4s0 3d8। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। 3d8 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 53, among the following oxides how many are amphoteric in nature? तो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बताया था तुम्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है उसके बारे में। तो जो हमने, अच्छा हो गया ये? ओके ठीक है, 53 हो गया है। 54 हुआ क्या? 54 हुआ है? 54 नहीं हुआ, ठीक है 54 ले लेते हैं। तो द वॉल्यूम of 0.25 molar NaS to be added in this much to so that the resultant, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। लेड के ऑक्साइड यार एम्फोटेरिक होते हैं, लेड के ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। ठीक है, हाँ सो फॉर्मूला लगाओ, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ठीक है, इज इक्वल टू रिजल्टेंट मोलरिटी। ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखो क्या है, व्हाट इज M1V1? सो M1 इज 0.25, V1 हमें नहीं पता, उसको V मान लेते हैं, प्लस M2V2 दैट इज 0.15 into volume is 250 is equal to मोलरिटी रिजल्टेंट कितना दिया? 0.2 एंड वॉल्यूम कितना हो गया टोटल? 250 प्लस V। ठीक है, तो कितना आएगा इधर से देख लेना। ठीक है, आई थिंक 250 ml आ रहा है इधर से। ठीक है, देख लेना एक बार। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 54। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 हुआ है क्या? नहीं ना?
55 हुआ है? नहीं हुआ ना? अच्छा 59 एंड 60 मैम ने डिस्कस किया, ठीक है, तो बाकी कर लेते हैं अपन। हाँ, तो 55 में देखो क्या है, यू डेंसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल होता है, तो देखो यू इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सो इट इज रूट ऑफ 3RT/m, ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन एज RT/m को हम P/d भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d रेज टू -12। तो यहां पर देख लो x की वैल्यू क्या हो गई, फिर x की वैल्यू हो गई 2। क्लियर है? x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। ट्वेंटी ml of O2 contracts to 17 ml when subjected to silent electric discharge in an ozonizer। तो ओजोनाइजर एक्चुअली क्या करता है, ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करता है। ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट करता है? ओजोन में कन्वर्ट करता है। तो O2 gives O3, 3O2 gives twice O3। तो इनिशियली हमारे पास 20 ml था, तो इसका 20 ml था, मान लो इसमें से x ml कम हो गया, ठीक है, जब रिएक्शन हुआ तो इसका x ml मान लो कम हो गया, तो ओजोन का कितना बन जाएगा, 2/3 इंटू एक्स बन जाएगा। ओके, 3 से बनता है 2, तो x अगर गया तो कितना बनेगा, 2/3 इंटू एक्स बनेगा। तो अभी टोटल वॉल्यूम कितना होगा भाई, ठीक है भाई, फाइनल जो है वो कितना होगा, इट इज 20 माइनस एक्स प्लस 2/3, कितना हुआ, 20 माइनस x/3 हुआ। तो ये वॉल्यूम हमें दिया गया है। वॉल्यूम जो है इनिशियली 20 ml था, लेकिन बाद में जो वॉल्यूम है वो 17 ml हो गया है, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है यार, यहाँ से x आ गया 9, x कितना आ गया यहाँ से, 9 आ गया। मतलब तुम्हें पता है कि फाइनली वॉल्यूम जो है ऑफ O2 कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 होगा 20 माइनस 9, दैट इज कितना, 11, एंड वॉल्यूम ऑफ ओजोन कितना होगा, इट इज 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंड ओजोन दोनों का तुम्हें वेट मिल गया, सॉरी वॉल्यूम मिल गया, फाइनली कितना है। नाउ पूछा क्या है, इफ द पार्शियली ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज ट्रीटेड विद ऑयल ऑफ सिनेमन, जो कि क्या कर लेगा, ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग ओजोन कौन बचेगा भाई, ओजोन जब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो कौन बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा ना। तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होगा, 11, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होगा, 11, तो 11 विल बी द आंसर, ठीक है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग ओजोन कितना वॉल्यूम बचा, 11 ml ऑफ ऑक्सीजन बचा, ठीक है। सो 11 विल बी द आंसर। आंसर 6 दिया है, एक मिनट। इफ द पार्शियली ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज ट्रीटेड विल विच एब्जॉर्ब्स ओजोन, जो ओजोन अपने पास दिखता है ना, एक मिनट, एक मिनट, कुछ क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट फर्दर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बोला है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ वो बोला है, तो कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो है ओजोन का ही होगा, ठीक है। जब हम ओजोन पास करेंगे, सॉरी ये सिनेमन पास करेंगे, तो ओजोन का वॉल्यूम जो है जितना भी है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, कितना वॉल्यूम बचा वो नहीं पूछा है, ठीक है, दैट्स व्हाई आंसर विल बी 6।
हाँ, now आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 57, 5 ml of gaseous hydrocarbon, यस रिया, ब्रैकेट में दिया भी था ना, विच एब्जॉर्ब्स ओजोन, ब्रैकेट में दिया भी था उन्होंने, ठीक है। तो ओजोन एब्जॉर्ब किया था, तो ऑब्वियसली जितना भी कॉन्ट्रैक्शन है वो ओजोन का वॉल्यूम होगा। हाँ, नाउ नेक्स्ट है 5 ml of a gaseous hydrocarbon was exposed to 30 ml of O2. The resultant gases on cooling is found to be measured at 25 ml, of which 10 ml was absorbed by NaOH and the remainder was by alkaline pyrogalol। ठीक है, alkaline pyrogalol जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। मतलब रिएक्शन होने के बाद हमारे पास देखो रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो रिएक्शन होगी CXHY plus O2 gives CO2 plus H2O। ठीक है, सो दिस इज X, दिस इज Y/2, दिस इज X plus Y/4। ठीक है, सो जब ये रिएक्शन हुई तो वॉल्यूम का कुछ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एंड देन कुछ को CO2 ने सॉरी कुछ को KOH ने एब्जॉर्ब किया, तो KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को, एंड बचे हुए को एल्कलाइन पायरोगोनल कर रहा है, तो एल्कलाइन पायरोगोनल O2 को एब्जॉर्ब करता है। मतलब रिएक्शन होने के बाद हमारे पास O2 है एंड CO2 है, दो ही गैस है। इसका मतलब क्या है कि लिमिटिंग कौन होगा, CXHY होगा। ठीक है, तो उसका कितना दिया यार, उसका हमें 5 ml दिया है, तो इसका 5 ml दिया हुआ है एंड इसका ऑक्सीजन का हमें दिया है 30 ml। तो लिमिटिंग कौन है, CXHY है, तो पूरा खत्म हो गया। अगर CXHY का 5 ml खत्म होगा तो ऑक्सीजन का कितना होगा, तो ऑक्सीजन का होगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, तो बचेगा कितना, 30 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, इतना ऑक्सीजन का बच गया। इसके अलावा CO2 कितना बचा, मतलब CO2 कितना हो गया, तो 1 से बनता है ना, तो 5 से कितना होगा, 5x होगा। ठीक है, वाटर जो है वो लिक्विड है, क्योंकि कूलिंग की बात की है, ऑन कूलिंग, तो वाटर लिक्विड है। तो इनिशियल हमारे पास ये था, फाइनल हमारे पास ये था। तो फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है, फाइनल वॉल्यूम वाज गिवन एज 25 ml, मतलब इनको सभी को ऐड कर देंगे तो 25 आएगा। चलो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि KOH ने या NaOH ने कितना एब्जॉर्ब किया, तो NaOH ने 10 ml एब्जॉर्ब किया, मतलब दिस 5x, या मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है दिस शुड बी 10 ml। तो 5x जो है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। इसके अलावा जब कूलिंग किया था तो जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया था, रिएक्शन होने के बाद कूलिंग किया तो वॉल्यूम हो गया 25 ml, मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 का वॉल्यूम मिला के 25 ml होना चाहिए। तो 30 माइनस 5 प्लस वाई बाई 4 प्लस 5x 25 होना चाहिए, 30 माइनस 5y बाई 4 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आ रही है 4। तो निकालना क्या है यार, निकालना है द सम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन। तो ऑब्वियसली x प्लस वाई निकालना है, तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई जो है वो जाएगा 6। ओके, so this was question number 57। देन 59 और 60 डिस्कस हो चुके हैं, 58 बचा, वो भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 58, क्या है 58 में, द कंप्लीट फैक्टर फॉर नाइट्रोजन एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर is this and this temperature and pressure is this, a certain mass of N2
occupies a volume of this volume and okay, तो देखो हमें यहाँ पर क्या दिया, P1 दिया है, P1 is 800 ATM, V1 दिया है 1 लीटर, T1 दिया है 330 केल्विन, Z1 दिया है 1.1 सॉरी 1.9, इसके अलावा P2 दिया है 200 ATM, V2 जो है हमें निकालना है, T2 जो है वो कितना दिया है, T2 इज गिवन एज 570 केल्विन एंड Z2 जो है वो दिया है 1.1। तो देखो एक्चुअल में क्या है, PV इज इक्वल टू nRT तो होता है फॉर आइडियल गैस, ये है फॉर आइडियल गैस, लेकिन PV इज इक्वल टू NZRT होता है फॉर रियल गैस। तो यहां से देखो PV, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो PV बाय ZT जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब P1 V1 अपॉन Z1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन Z2 T2, ये लगा दो, ठीक है, ये अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। तो व्हाट इज P1 800, व्हाट इज V1 1, व्हाट इज Z1 दिया 1.9 एंड व्हाट इज T1 330 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, P2 दैट इज 200 इंटू V2 तो निकालना है, डिवाइड बाय Z2 1.1 एंड T2 570। तो इधर से V2 क्या आ रहा है, देख लो, ठीक है, V2 की वैल्यू क्या आएगी, देख लेना क्या आएगी, एक मिनट, ये कितना टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है थोड़ा देख लेते हैं फिर भी। ये देखो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ है ना, एंड यस ये पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, V2 अपने पास आ रहा है 4। एक मिनट, 4 आ रहा है, 4.4 आ रहा है, 1 मिनट, अच्छा T1 इज 330, सॉरी T1 इज 330, T1 इज 330, हाँ तो वो 1.1 जो है वो कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, हाँ अभी पूरा कैंसिल आउट हो जाए, अभी 4 आएगा, नहीं लेकिन अभी कैसे 4 आएगा, हाँ हाँ अभी 4 आ जाएगा, ये अभी 4 आ जाएगा, वो 3 टाइम्स 330 जो है वो 1.1 से कैंसिल आउट हो गया 300 टाइम्स, एंड 1.9 इंटू 300 जो है वो 570 होगा, ये सो V2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास था मेजर टेस्ट डिस्कशन, तो आज के नोट्स एंड रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा ग्रुप पर, ठीक है, लेक्चर खत्म करते हैं।